स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाइना डेली का आर्टिकल है और ये आर्टिकल काफी पुराना है। जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने जो काम किया उस काम की वजह से एक बार फिर से जापान में जिंदा हो गई बहुत सारी चीजें जो कि जापान को बर्बाद करने के लिए, जैसे इन्होंने दिखाया कि एक बम को ये जलाने की कोशिश कर रहे हैं और जापान रूपी बम है, पुराने भूत को ये जगा रहे हैं, सैन्यकरण करना चाहते हैं, एक बार फिर से पुराने मॉडल में लाना चाहते हैं। उसी तरीके से देखेंगे तो अलग अलग कार्टून के माध्यम से ये दिखलाने की कोशिश किया गया कि जापान जो कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर वो अब जापान की बर्बादी है और कुछ नहीं। अगर जापान और अमेरिका ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर निशाना लगा लेंगे तो ये एक बबल से ज्यादा कुछ नहीं है और एक बबल को ही फोड़ने की बात हो रही है। और अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखलाया गया कि जापान को उकसा रहा है वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ। और शिंजो आबे जापान के उस नियम को तोड़ना चाहते हैं जो शांति को खत्म कर देगा, इस कबूतर को खा जाएगा ये ताला टूटते ही। ये सारी चीजें दिखलाने की कोशिश हुई कि शिंजो आबे कुछ बड़ा बदलाव कर रहे हैं और शिंजो आबे एक बड़ा बदलाव कर भी रहे थे। अब जाकर जापान को बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं और जापान ने फाइनली शिंजो आबे के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। जापान की तरफ से एक बड़ा ही तगड़ा स्टेटमेंट आया है कि अगर भारत नहीं तो क्वाड नहीं। जानेंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और भारत और जापान किन किन क्षेत्रों में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिंजो आबे ने साल 2007 में 22 अगस्त को भारत के संसद में एक भाषण दिया था और ये भाषण था दो समुद्रों का संगम। और इस भाषण को कहा जाता है बहुत ही दमदार भाषण उन्होंने दिया था। इस भाषण में उन्होंने मुगल शहजादे दारा शिकोह की किताब मजमा उल बहरैन का जिक्र किया जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साथ जोड़ने की बात करती है। आबे ने कहा कि जैसे ये दो समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं वैसे ही जापान और भारत को मिलकर इस क्षेत्र में एक विशाल नेटवर्क बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो। उनका कहना था कि ये नेटवर्क खुला होगा, पारदर्शी होगा, जहां लोग सामान, पूंजी और ज्ञान आजादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दूं, शिंजो आबे ने प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रेरणा लेकर एक मॉडर्न रणनीति बनाई थी और इस मॉडर्न रणनीति में उन्होंने ये समझ लिया था कि चाइना को किस तरीके से घेरना है। हालांकि जब उन्होंने प्लान बनाया था, अगर वो प्लान पूरी तरीके से सफल होता तो आज का सीन एकदम अलग होता। साल 2007 में उन्होंने क्वाड शुरू किया लेकिन उस समय ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कदम पीछे हटा लिया और तब शिंजो आबे ने कहा कि मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं रहता है, मैं इसमें अब और ज़्यादा योगदान नहीं दे सकता हूँ। और उस समय उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से और जब इस्तीफा दे दिया तो क्वाड में भी उनकी भागीदारी खत्म हो गई। लेकिन साल 2012 में जब वो दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने क्वाड 2.0 बनाया, एक बार फिर से बनाया। क्वाड उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में पूरी तरीके से बसा हुआ था। शिंजो आबे को क्वाड का आर्किटेक्ट माना जाता है और उन्होंने भविष्य की रणनीति बना ली थी। कुछ नेता हैं अभी भी दुनिया में जिनमें भविष्य को देखने की क्षमता है और उन नेताओं में से एक शिंजो आबे भी थे। और शिंजो आबे ने जब ये रणनीति बनाई, इसे लॉन्च तो किया लेकिन क्वाड को अभी भी अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। जापान एक चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि भारत के साथ हमें चलना है। जापान और भारत दोनों ने मिलकर अभी एक अफ्रीका के लिए जापान अफ्रीका फोरम का आयोजन किया जहां दोनों देश अब अफ्रीका में पैसे लगा रहे हैं और अफ्रीका में कई सारे प्रोजेक्ट्स का शुरुआत कर रहे हैं। दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे लोग कहेंगे अफ्रीका में भारत अकेला क्यों नहीं चला जाता है। अकेला इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि एक चीज जान लीजिए, अफ्रीका में पैसे लगाना आसान है लेकिन पैसों को वापस हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनके अंदर गृह युद्ध के हालात हैं, आंतरिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में एक कोशिश है
कि अफ्रीका के साथ रिश्तों को अच्छा रखा जाए, निवेश किया जाए ताकि वहां से भी मिनरल्स वगैरह मिल सके उनकी मर्जी के अनुसार। भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा था जब ये आयोजन हुआ था, उस समिट में इन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण में कहा था कि हम अफ्रीका में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अफ्रीका में दोहन करने के लिए उतर रहे हैं। हम अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन दोहन नहीं करना चाहते हैं। आपको किसी तरीके से कर्ज की जाल में नहीं फंसाना चाहते हैं। तो भारत यहाँ जापान के साथ उतरा है ताकि दो देश साथ रहेंगे तो एक तो किसी प्रोजेक्ट के सफल होने का चांसेस ज्यादा बढ़ेगा और दूसरी चीज ये होगी कि भारत को एक विश्वासी साथी मिल जाएगा टेक्निकल तौर पर भी, और जापान भी इस चीज को समझता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापान अभी भारत में कई सारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगा रहा है। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में भारत में दोनों मिलकर पैसे लगा रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि ग्रीन अमोनिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 लाख टन बढ़ाने की उम्मीद है, जो इस्तेमाल होगा ग्रीन एनर्जी के रूप में। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी साफ किया है कि हम चाइना +1 की स्थिति देख रहे हैं, यानी कि चाइना में जो हमारा निवेश है सो है, इसके अलावे हम भारत में भी निवेश करना चाहते हैं। भारत में एक बड़ी जनसंख्या है, यंग जनसंख्या है और सारी चीज़ें अनुकूल हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जापान माना जा रहा है इस साल या अगले साल तक हो सकता है एक पायदान अपनी इकोनॉमी में नीचे आ जाए, लेकिन इससे पहले वो भारत का साथ लेकर आगे भी बढ़ना चाहता है। भारत को भी फायदा है, जापान के पास टेक्निकल तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में जापान के राजदूत ने भारत को लेकर कहा है कि अगर क्वाड में भारत नहीं है तो फिर क्वाड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्वाड एक रणनीतिक गठबंधन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच के सहयोग का, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि ये गठबंधन क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन अगर क्वाड में भारत नहीं है तो फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। ये बात तो हर कोई जानता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अगर भारत शामिल न हो किसी गठबंधन में तो कोई खासा फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि जापान और भारत दोनों को स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहा गया है फिलीपींस के द्वारा, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी हामी नहीं भरी है, न जापान ने न भारत ने। जापान भी जोर दे रहा है क्वाड को लेकर, यानी कि पहले से जो बना हुआ है, और भारत भी जोर दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड आगे बचेगा या फिर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।